आज के शो में। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में मजीद 52 पैसे की कमी। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक रेट 170 रुपए से तजावुज। रवा माली साल के आगाज से अब तक डॉलर 8 रुपए 5 पैसे महंगा। बढ़ता हुआ दरामदी बिल, तिजारती और जारी खातों के खसारे में बेतहाशा इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज नाज़रीन हमने देखा कि एक बार फिर तारीख की बुलंद, ये लफ्ज़ जो हम बार बार दोहराते हैं आपके सामने, कि हिस्ट्री बना दी है एक बार फिर डॉलर ने अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी। और ये जो इस वक्त फंडामेंटल्स इकनॉमिक हैं काफ़ी कंसर्निंग है। आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात को लेकर कंसर्न्स थे, वहाँ पे हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी गमगीर रही। इसी तरीके से हमें पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है मुसलसल गिरावट का जो शिकार है, तकरीबन इस माली साल के आगाज़ से अब तक 8 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है। मुसलसल जो इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 36% से ज़ायद का इजाफा डॉलर में हो चुका है पाकिस्तान रुपये के अगेंस्ट। इस पूरी सूरत हाल में आज इस प्रोग्राम से कबल मैंने बात की मुख्तलिफ, इस वक्त जैसे सीमेंट सेक्टर में बात की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, हम सस्ते घर बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से डॉलर बढ़ रहा है सीमेंट की कीमतें कहाँ जाएंगी? सीमेंट बढ़ने वाला है। गाड़ियों के अगर डीलर से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि जो नए लॉन्च होने थे मॉडल्स शायद लॉन्च ना हो और 2 या 3 हफ्ते मजीद लोग देखेंगे इस पर सिनेरियो क्या बनता है, और उसके बाद प्राइस इंक्रीज गाड़ियों की कीमतों में जो बजट में कम हुई थी वो दोबारा इस वक्त हो सकता है। इसी तरह से ये तो चले बड़ी चीज़ें, गाड़ी, सीमेंट, जो आप कंस्ट्रक्शन में या गाड़ी के सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल, डीजल, IMF अगर हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा हमारी पेट्रोल, डीजल, दीगर अशिया की कीमतों के ऊपर। डेफिनेटली बिजली की कीमतों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। बिजली कीमतों में इजाफा इस वक्त मुतवक्का है। महंगाई के बारे में शौकत तरीन साहब जो से पहले आज उन्होंने एक बात की है सऊदी अरब से तेल की फैसिलिटी के हवाले से जो डिफर्ड पेमेंट पर है, लेकिन महंगाई के हवाले से कुछ दिन पहले जो वो कह रहे थे, लेट्स हियर दिस। अमेरिका के बीच में जहां 1 से 2% इन्फ्लेशन होती थी वो इस वक्त 8.5% चल रही है। ये डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात हो रही है। वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान तो यूनिक नहीं हो सकता ना कि इनकी प्राइस ना बढ़े, लेकिन हमने आपको यहां डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आप ये नंबर जो हैं ये जाके वेरीफाई करते हैं कि क्या हम इस रीजन में, क्या हमारी कीमतें सबसे ज्यादा हैं, या हम ओवरऑल जो दुनिया के बीच में प्राइसेस मूव हुई हैं उस लिहाज से हमने प्राइसेस यहां पास ऑन की हैं। पेट्रोल में हमने आपको बता दिया, इस तरीके से घी में बता दिया, इस तरीके से आपको मतलब शुगर और सब चीज में बता दिया। तो पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि है ये मुश्किल, पूरे दुनिया पे ये मुश्किल तारी है कोविड की, और उसकी वजह से ये फूड प्राइसेस अफेक्ट हुई हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम जनरल पब्लिक के लिए उसको पूरा पास ऑन नहीं कर रहे। अब जनरल पब्लिक के लिए आज सवाल हम ये उठाएंगे कि एक तो रुपए की डेप्रिसिएशन जो हो रही है और उसके साथ जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है जिसकी तरफ निशानदेही वजीर खजाना कर रहे थे, इन दोनों को मिलाकर अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो आखिरकार क्या पड़ेगा। आज ताजिर बरादरी भी एहतजाज कर रही थी। मिस्टर अजमल बलोच साहब जो कि अंजुमन ताजरान के सदर हैं पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि एहतजाज में तो फ़ोन पर हैं वो इस वक्त साथ। हमारे साथ इस वक्त जीशान मर्चेंट साहब जो कि पाकिस्तान जो कराची टैक्स बार एसोसिएशन के सदर हैं, रिनोन टैक्स इस वक्त एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के। हमारे साथ एहसन मेहनती साहब माहिर मईशत हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों का खुशामदीद कहते हुए पहले अजमल बलोच साहब, आज पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर वो मामला किधर पहुंचे आपका FBR के साथ, और आप एहतजाज क्यों कर रहे थे? हम इस वक्त सारे दस्तूर पर बैठे हैं FBR के सामने जी। सड़क बंद है। हम एहतजाज करके पूरे पाकिस्तान का ताजर और ताजर नुमाइंदा तुर्बत से लेकर भावलपुर तक, कराची से आजाद कश्मीर तक सड़क पे बैठा है FBR के बाद। हमारा मुतालबा यही है कि भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमें ये सेल टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है 0 रेटेड वाली, इस पे हमें क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं, हमें क्यों बाबू बनाना चाहते हैं? हम बाबू बन नहीं सकते, ये टेक्निकल जुबान है। दूसरा, आप हमारे कारोबारों पे डिवाइस क्यों लगाना चाहते हैं? भाई आपको ये इख्तियार किसने दिया है? दुनिया की बात करते हैं, दुनिया तो ताजरों को सपोर्ट करती है। इधर तो डिस्प्रिन की गोली ताजर को नहीं मिलती और आप हमारा कारोबार अपने कब्जे में लेना चाहते हैं।
तीसरी बात जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसमें आप पुलिस के इख्तियारात जब एफआईआर को दे रहे हैं तो फिर पुलिस के इख्तियारात किधर जाएंगे? हर इदारे को आप पुलिस के इख्तियारात देते जाएंगे तो मसला ठीक हो जाएगा। अजमल बलोच साहब, एक बात आप मुझे आपके मुतालबे से पहले मुझे बताएं, आप लोग टैक्स देना, यानी हुकूमत ये कहती है कि हम आपको सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, अगर टैक्स देते हैं आप लोग तो फिर मसला क्या पॉइंट ऑफ सेल लगाने का? तो आप लोग टैक्स से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे एहतजाज से? जरा दोबारा बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आई थी। अजमल बलोच साहब, गवर्नमेंट से ऐसा मौक़िफ़ ऐसा हमें मिलता है कि शायद आप लोग टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो हरगिज नहीं है ना? पॉइंट ऑफ सेल लगाने से अगर सिस्टमैटिकली चेंज होगा इसमें पूरे जो आपका प्रोसेस है सेल्स टैक्स का, इससे आपको बुनियादी मुखालफत क्या है इस अगर बात की जाए आपसे? बुनियादी मुखालफत इसलिए है कि ये दफ्तर जो है ये ऑलरेडी लोगों को ब्लैकमेल करता है, ये नया करप्शन कर रहा है, ये नई करप्शन की रहा है, इससे कारोबार सुकड़ जाएंगे, लोग मुश्किल में चले जाएंगे। हम ये बात कर करके थक चुके हैं, ये एफटीआर को भी पता है, लेकिन जब कानून बनाने वाले असेंबली में जो बैठे हैं उनको पता ही कोई नहीं होता, कानून बन जाता है। अभी किसी को पता ही नहीं था सदारती ऑर्डिनेंस आ गया। तो भाई बात ये है कि कौमी असेंबली मौजूद है, वो कोई बात तो करे, पहले स्टेक होल्डर से बात करें। आप कोई भी टैक्स लगाते हैं, इस तरह थोड़ी होता है जब जिसका दिल करेगा वो मुसीबत में डाल देगा। तो भाई परवेज मुशर्रफ साहब भी जब आपको याद होगा आए थे, 17 दिन पाकिस्तान में ताजरों ने एहतजाज किया तो सेल टैक्स रजिस्टर नहीं हो सकी थी। ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान का ताजर पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 3.5-4 लाख रुपए साल का बाबू रखना पड़ता है। एक छोटे से ताजर को जब बाबू रखेगा वो किस मुसीबत में चला जाए, वही बाबू उसको ब्लैकमेल भी करेगा इस महकमे के साथ मिलकर। RGST का आप हवाला दे रहे हैं जो मुशर्रफ साहब के। ज़ीशान मशहद साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ताजिर बरादरी बैठी हुई है इस पर शारे दस्तूर के ऊपर, और ये आपको लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट इस पर रिलैक्सेशन शो करेगी या फिर जो एहतजाज रंग लाएगा, या इवेंचुअली इस पर मुश्किल है कि इस पर आगे बात कोई बीच का रास्ता निकल सके? इस गवर्नमेंट को ये जाना ही होगा, इसके साथ ये लागू रहेगी ये शर्त? मशहद साहब। देखिए, मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम टैक्स देना ही नहीं चाहते। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब भी कोई टैक्स लगता है या कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, हम जो है शोर करना शुरू कर देते हैं। आप इनमें से सबसे पूछ लीजिए जितने भी ताजिर बिरादरी के रहनुमा हैं कि ये टैक्स कितना देते हैं साल का। ये वही टैक्स देते हैं जो इलेक्ट्रिक के बिल में टैक्स पड़ जाता है, इसके ऊपर 1 रुपया भी कोई नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि टैक्स देखिए दुनिया में कोई नहीं देता, लेकिन हाँ एक बात जो इनकी बात में वजन है कि यार इस तरीके से चीजों को स्टेज वाइज इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनको सबसे बड़ा इनका जो प्रॉब्लम है, इनको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का इशू ये है कि जो पॉइंट ऑफ सेल है वो हर एक के ऊपर नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल उस दुकान के ऊपर है जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जगह है। पॉइंट ऑफ सेल उसके ऊपर है जिसका सालाना इलेक्ट्रिक का बिल 12 लाख रुपए से ऊपर आता है। पॉइंट ऑफ सेल उसके ऊपर है जिसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मशीन लगी हुई है। पॉइंट ऑफ सेल उसके ऊपर है कि जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर का नुमाइंदा हो या पार्टनर हो। तो ये अजमल साहब से जरा ये पूछें कि भाई इनमें जो इनकी ताजिर बरादरी है, इनमें कितने ऐसे लोग हैं कि जो या तो एयर कंडीशन मॉल में बैठे हुए हैं, या जिनका 12 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिक का बिल है, या जिनके पास जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की बड़ी दुकान है, या इनके पास जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मशीन है। अगर ये इसके साथ बात करें फैक्ट्स के साथ तो बात समझ में आती है, लेकिन एहतजाज बराए एहतजाज होना मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। अलबत्ता हाँ, FBR को ये चाहिए कि इनको अवेयरनेस दे, इनकी अवेयरनेस इनको बताए कि जी किसको टैक्स देना है और किसको टैक्स नहीं देना। सेल्स टैक्स इनके ऊपर बिजली के बिल पे लगता है। इनको जो टियर 1 में यानी जो ये कंडीशंस मैंने बताई, अगर वो इसमें फॉल नहीं करते तो इनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इन्हें पता होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि अगर कानून कोई बनता है, और ये आज का कानून नहीं है, ये पिछले कई साल से कानून है। अब मसला ये है कि इनको ये पता ही नहीं है और ये पता करना भी नहीं चाहते। ये बात कहते हैं कि हमें 3.5-4 लाख रुपए वाला बाबू रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इनसे पूछिए क्या इनके पास जो स्टॉक है उसका हिसाब इनके पास नहीं है। इनसे पूछिए कि जो ये उधार पे माल खरीदते हैं क्या उसका हिसाब इनके पास नहीं है। इनसे पूछिए जो ये सेल करते हैं दिन में क्या उसका हिसाब इनके पास नहीं है। तो ये बात गलत है कि हमें बाबू रखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये चीज कहना कि हमें जो है हमें ये एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी या हमें ये हो जाएगा, ये बात मुनासिब नहीं है।
देखिए प्रोग्रेसिव बात करनी चाहिए। अच्छा ज़ीशान साहब, मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, अगर आप जो कह रहे हैं, ये आपने बिल्कुल बताया कि जो एलिजिबिलिटी है इसकी, जो उस पर जिन क्राइटेरिया पे लगेगा, वो उस पर ये बहुत से ताजर तो लागू ही नहीं होगा उनके ऊपर, जो आप कह रहे हैं कि कितना इस वक्त स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट हो, पे पॉइंट ऑफ सेल पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज अवेलेबल हो, इसका कोई, क्योंकि जो एडिशनल कॉस्ट ये कह रहे हैं, मैं अजमल बलूच साहब से पहले समझो। अजमल बलूच साहब, ज़ीशान मर्चेंट साहब कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत से ताजरों पर पड़ना ही नहीं है, क्योंकि इस पर 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की दुकान हो, वहाँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी हो, जो अमूमन दुकानों पर नहीं पाई जाती। क्या इसका महंगाई पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट क्या आएगी आम ताजर को इससे? आप क्या समझते हैं अजमल बलूच साहब? बात यह है कि टीवी चैनल पे बैठ के ना हमारे मशदान या हमारे पढ़े लिखे समझदार लोग जब ये बात करते हैं ना, हमें दुख होता है। आप कल की स्टेटमेंट 27 तारीख की स्टेटमेंट मुशीर खजाना जो थे ना शेख हफीज साहब, वो जरा तमाम अखबारों में उनकी स्टेटमेंट है कि हुकूमत को ये डिवाइस नहीं लगानी चाहिए थी, हुकूमत को कोई विद होल्डिंग टैक्स लगा देना चाहिए था, छोटे ताजरों पर ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। 10/12 की किसान को डिवाइस लगाने का नोटिस जब आता है तो मैं किससे बात करूं? मेरे भाई कह रहे हैं 1000 फुट फलाना फुट। वो भाई खुदा के बंदे, असद उमर साहब जब खजाना थे, उन्होंने फिक्स टैक्स का निजाम कानून पास करा दिया असेंबली से। किसी असेंबली में कानून पास किया है, उसको क्यों नीचे रख दिया है? और भाई लाखों ताजरों का टैक्स आ सकता है, फिक्स टैक्स कर दे। सही। अच्छा अजमल साहब, मैं ये जो इस सवाल का दूसरा हिस्सा महंगाई के ऊपर है कि महंगाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी नज़र में, मैं पूछूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे साथ एस एम मेहंदी साहब भी, उनसे भी जानना है, क्योंकि आज डॉलर ने एक बार फिर तारीख रकम की है। ये जो तारीख रकम की है, इसका इम्पैक्ट किस तरह से ट्रांसलेट होगा आइंदा कुछ माह में? बहुत से जो मईशत एक्सपर्ट्स जो मईशत के हैं उनसे मैंने बात की, तो कहते हैं कि बड़ा टफ साल है, आपने घबराना नहीं है। अब ये टफ साल तो 3 साल से चल ही रहा है, अब आगे भी और टफ साल ही है, तो फिर अच्छाई और अच्छे दिन कब आएंगे? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। और ये आपने भी सुना कि ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है। जो अंजुमन ताजरान के सदर हैं, वो कहते हैं कि हम शार दस्तूर पर बैठे हुए हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से FBR के खिलाफ। वो कहते हैं कि हम ये इसको रिजेक्ट करते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में RGST, वैट, मुख्तलिफ अदवार में जो कोशिशें हुई डॉक्यूमेंटेशन की, वो कहते हैं जी कि पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, इस निज़ाम में रहते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। टैक्स एसोसिएशन का भी आप मौक़िफ़ आपने सुना इसके ऊपर। एस एम मेहंदी साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगा। सर, 2 बातें हैं। एक तो जो आज हुआ है 170 रुपये से ऊपर हो गया है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं, बड़ी डिटेल में हमने गुफ्तगू की है प्रोग्राम से मुख्तलिफ। अब बात यह कि ये और जो इसके साथ कमोडिटी प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जब इन दोनों को हम मिलाकर देखते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या एक महंगाई का तूफान आने वाला है? एस एन मेहंदी साहब, देखिए, बिल्कुल नजर तो यही आ रहा है कि जो मामलात हैं वो उसी तरफ रुख कर रहे हैं कि हमें जो है वो अनप्रेसिडेंटेड डिवैल्यूएशन का या डिप्रिसिएशन का जो है वो जी के अंदर बनता है कि जहां पर जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारी जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो हमें नजर आएगी, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये इसका कोई हमें कोई प्रोस्पेक्ट भी नजर नहीं आ रहे कि कहीं पर जो है वो मार्केट रिलेटेड या SPP रिलेटेड जो है वो कोई सपोर्ट भी नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले आ रहा था, $1 बिलियन की सपोर्ट की थी, बट वो भी नजर नहीं आ रही अभी। तो ये सारी चीजें रुख तो इसी तरफ कर रही है कि अनप्रेसिडेंटेड मूव है। और आई थिंक इसमें अगर हमने जो रीजनल अनसर्टेनिटी है उसको लेकर, और कुछ अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहे हैं पैसे, कुछ जो है वो उनके ट्रेड डेफिसिट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ हमारी स्पेकुलेशन हो रही है कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहां पर प्रोबेबली जो है हमें कंसिडर किया जाएगा सैंक्शन के लिए। आई थिंक कि इस पर भी स्पेकुलेशन हो रही हैं, जहां पर हमें खास तौर पे ज़रूरत है कि हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं लाइक चाइना, या फिर जो है जो जहां पर हम यूरोपियन पार्टनर्स हैं वहां से हम कुछ सपोर्ट लें। हमारा पेरिस क्लब की रीस्केड्यूलिंग भी थी, अब IMF प्रोग्राम के अंदर है, कहीं वहां से सपोर्ट मिल जाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हमारी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, एक्सटर्नल पेमेंट्स का प्रेशर है, फिर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आगे जाकर भी यानी आपको जो आप कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है कि हमने कोई इस वक्त इंटरवेंशन भी नहीं की मार्केट में, तो ये प्रेशर तो रहेगा डॉलर के ऊपर, और ये रुपी डिप्रिशिएट होता हुआ ही नजर आ रहा है मुस्तकबिल में भी आपको। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कैपिटल मार्केट के अंदर भी जो है वो हमने क्रैश देखा है आज की भी देख
है वो भी इस वक्त नजर आ रही है। साथ में अच्छा, एहसन मेहंदी साहब की आवाज़ क्योंकि कट कट के हमें आ रही है, अगर हम रिकनेक्ट करते हैं उससे कनेक्शन को रीस्टेब्लिश करें। इतनी देर में जीशान साहब आपकी तरफ आते हुए कि आपको आपका एनालिसिस क्या है टैक्स के अलावा हट के, अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछूं, जो हमने देखा है कि डॉलर में हो रहे हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की मूवमेंट्स हैं, आपको लगता है जीशान मर्चेंट साहब के इसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होगा महंगाई में, और कुछ टैक्स मेजर्स भी गवर्नमेंट के ऐसे नॉन फाइलर्स के हवाले से और भी कुछ चीज़ें जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे बहुत बुरा पड़ने लगा है आइंदा कुछ दिनों में, कुछ माह में? जीशान साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो डॉलर जितनी तेजी से बढ़ रहा है और जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, आप देखेंगे पेट्रोल जो है इस वक्त तकरीबन $78 पर बैरल हो गया है। सिमिलरली जो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो $75 पे आ गया, हाईएस्ट लेवल्स पे आ रहा है पेट्रोल। तो यकीनन जैसे ही ये अगले 1 महीने या 2 महीने में आपको इसकी पिंच एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फील होने लगेगी, क्योंकि ये डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अभी मैं एक कंपैरिजन देख रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो फ्रेट चार्जेस जो है वो जून में $3000 से वो आज $12000 हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कई गुना बढ़ जाएंगी चीजें, यानी ये महंगाई का सैलाब आ जाएगा। इससे तो मुझे नजर आ रहा है, हाँ ये जरूर होगा कि जितनी इंपोर्ट होती रहेगी और इस हाई रेट पे इंपोर्ट होती रहेगी उतने टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इंपोर्ट स्टेज पे आपका इनकम टैक्स कट जाएगा, इंपोर्ट स्टेज पे आपका सेल्स टैक्स कट जाएगा, और उधर तो कलेक्शन आपकी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इससे कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल बढ़ता है तो टैक्सेस बढ़ती है। टैक्सेशन मेजर्स की जैसे आपने बात की कि क्या अनरजिस्टर्ड लोगों को नेट पे देना है। जीशान साहब, ये इससे टैक्सेशन मेजर से पहले जीशान साहब ये मुझे बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो इंपोर्ट पे स्टेज के ऊपर टैक्सेशन है उससे सेल्स आपकी जो कनेक्शन है टैक्स के सी वो अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, तो क्या गवर्नमेंट अपने रिकवरी टारगेट्स को मीट करने के लिए तो नहीं जानबूझ के इंपोर्ट्स को महंगा कर रही है, या इस वक्त इंपोर्ट्स को सस्ता कर रही है? इनिशियली सस्ता किया गया ताकि ये कि ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए ना, अगर ऐसा हो रहा होता तो इंटरनेशनली जो प्राइसेस इतनी एस्केलेट कर रही हैं वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देती, वो उसको मैनेज हो जाता वहां से। लेकिन ये तो देखिए ना, डबल फैक्टर पड़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट वर्सेस डॉलर। यानी हमारे लिए हमारा अलमिया ये कि वो दोनों बढ़ने से हमारे लिए तो वो इन्फ्लेशन हो रहा है, टर्म तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं, लेकिन जो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं, मुझे डर लगता है कि हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं लेकिन इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। और होगा ये कि एक आम आदमी की जो कुव्वत से जो है ना बाहर हो जाएंगी चीजों को खरीदना। अब करना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि सबसे पहले तो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि वो नॉन एसेंशियल आइटम्स या वो लग्जरी आइटम्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका फिल फॉर मेरे ख्याल से या तो बैन लगना चाहिए कुछ अर्से के लिए, या उसको जो है रोक देना चाहिए। अदरवाइज तो ये कीमतें बहुत बढ़ती जाएंगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ कि अब लाजमी होना जरूरी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमें अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें जो है अपनी चीजों को आगे लेके आना पड़ेगा, ब्रांड पाकिस्तान करना पड़ेगा। तो ही आप जो है इंपोर्टेड गुड्स पे रिलायंस आपका कम हो सकता है और आपकी न सिर्फ इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी इससे, बल्कि जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन होगी तो लोगों के पास कुव्वत खरीद बढ़ना शुरू होगी और किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेशन को आप काउंटर करने की पोजीशन पे होंगे। अदरवाइज तो ये चीज हाथ से निकल जाएगी। पहले एक जमाने में होता ये था कि एक कमाता था और 5 खाते थे, अब वो पोजीशन नहीं हो सकती। अब एक से ज्यादा लोगों ने कमाना होगा और उसके बाद कुछ 5 लोगों की फैमिली को आप सपोर्ट सही। और एहसन मेहंदी साहब भी हमारे साथ हैं। ये जो तज्जिया आप कह रहे हैं जीशान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं, लेकिन फिर भी जो चीजें जो है इस वक्त पहुंच से, एहसन मेहंदी साहब साथ हैं हमारे? अच्छा वो नहीं है एहसन मेहंदी साहब ने, अच्छा है एहसन मेहंदी साहब। ये मुझे फरमाएं कि क्योंकि जो महंगाई पर आपको क्या इम्पैक्ट नजर आता है? ये अभी जीशान साहब कह रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं, लेकिन चीजें इस पर आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी, बुनियादी अशिया, क्योंकि आप कमोडिटीज को हेड भी करते हैं आरब हबीब में। ये मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है तेल कहाँ जाता हुआ नजर आता है इंटरनेशनल मार्केट में, फिर उसका कितना यहाँ पे आपको ट्रांसलेट होता हुआ नजर आता है पेट्रोल से अगर स्टार्ट करें तो? एहसन मेहंदी साहब देखिए, इन्फ्लेशन जो बैरोमीटर है वो तो 8.3% तक इन्फ्लेशन दिखा रहा है, तो वो तो अपेरेंटली जो है वो हमें ये इतनी नजर आ रही है। बट अगर आप अदरवाइज देखें इसकी
की बेसिस पे। अब ये तो जाहिर है ये 8% में वो 10% अकाउंटिंग नहीं हुई जो रुपी डेप्रिसिएशन के साथ है। तो आई थिंक ये 18-20% माहवार के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन होती है ऑयल प्राइसेस में, या फिर अगर हम देखें तो जो अशिया है, जो घरेलू अशिया है उसके अंदर, तो ये 20% पर मंथ के बेसिस पर अगर ये एप्रिसिएशन है तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये दुनिया भर में नहीं हो रही है। और आप सही, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ऐसा मेहंदी साहब, आपकी जो तज्जिया है इस पर एक ब्रेक आते हैं तो इस पर मजीद गुफ्तगू भी होगी, क्योंकि एक ब्रेक लेना है और कनेक्शन में भी थोड़ा मसला है। इंडस्ट्रियल बात की ज़ीशान साहब ने कि हमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पोटेंशियल हमें मेड इन पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब से भी हम जानेंगे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरह हो सकती है, किस तरह मुमकिन है, और आखिरकार जो डॉलर में जो इस वक्त डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये कहाँ जाके थमेगा भी या नहीं थमेगा, क्या मुस्तकबिल है इसका? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। डॉलर आखिर कहाँ जाके रुकेगा, जो इजाफा हुआ है उसके पीछे वजूहात क्या हैं तो जान रहे हैं, लेकिन आपने अभी इस प्रोग्राम में जाना कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है और बुनियादी अशियाई कीमतों में एक बेपनाह इजाफा इससे हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार जो दावे थे महंगाई कम करने के, वो दावे तो अपनी जगह रह गए, लेकिन साथ में आगे जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना भी इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। कैसर शेख साहब जो कि नून लीग के रुकन असेंबली भी हैं और हमारे साथ जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है BMG ग्रुप के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शेख साहब ये मुझे फरमाइएगा, क्योंकि एक तरफ हुकूमत जो हम देख महंगाई के दावे अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं जी कि एक्सपोर्ट्स में शायद कुछ इस वक्त पॉजिटिविटी आए और शायद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टेक ऑफ करें, क्योंकि आपका इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। कैसे शेख साहब ये बताइएगा, वाकई में हकीकत है ऐसा कुछ, हम इस तरफ देखें कोई लाइट एट द एंड ऑफ टनल हमें नजर आती है, या ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 साल पहले, 3.25 साल पहले इनकी हुकूमत बनी, और उस वक़्त असद उमर मेरे साथ, मेरी फाइनेंस कमेटी में जब मैं चेयरमैन था तो मेरे साथ मेंबर थे, कोलीग थे मेरे। तो जब उन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्टर बने और उन्होंने फौरी तौर पे डिवेल्यू किया पाकिस्तान की करेंसी को, तो उनका कहना था कि एक्सपोर्ट में बड़ी सिग्निफिकेंट बेहतरी आएगी। बाद में जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि मैं गलत था, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बहुत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया। वो तो खैर उस वक्त जो डॉलर इन्होंने बढ़ाया, आज तो यानी 170 रुपये 40 पैसे अभी बंद हुआ है आज इसमें हमारा इंटरबैंक में, और उससे 171-72 रुपये ओपन मार्केट का रेट है। अब आप बताइए कि जब हमने छोड़ा था मई 2018 में, आज कोई 3 साल 2-3 महीने हुए, तो उससे कोई 52 रुपये बढ़ गया है डॉलर। और कल ही हमारी एक नई कमेटी बनी है, पहले फाइनेंस कमेटी और इकनॉमिक अफेयर की कमेटी हमारे वक्त में इकट्ठी थी। अब क्योंकि मिनिस्टर अलग अलग हो गए, मिनिस्ट्री अलग अलग होगी, तो इन्होंने इकनॉमिक अफेयर्स की नई कमेटी बनाई है। पहली मीटिंग उसकी कल हुई, मैं उस मीटिंग के लिए ही इस्लामाबाद आया हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया कि 120 अरब डॉलर हमारा फ़ॉरेन सिर्फ लोन है, टोटल लोन तो अलग है, सिर्फ फ़ॉरेन करेंसी का लोन 120 अरब डॉलर है। अब 52 रुपये से लगा लीजिए 6100 6200 अरब रुपए, 6000 से ज़्यादा अरब रुपए। तो सिर्फ ये 3 सालों में जो इन्होंने डॉलर को बढ़ाया है उसके रेट को, पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हुई है, 6000 से ज़्यादा अरब रुपए का तो वो फ़र्क पड़ गया। आज मैं अभी नेशनल असम्बली के इजलास से उठ के आ रहा हूँ, उसमें सरकारी तौर पे बताया गया है कि पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे ये महीना जो है जिसमें इंपोर्ट तकरीबन 3 गुना हुई है इंपोर्ट से, अगस्त 2021 में। और कोई डेफिसिट जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है वो 4.2 बिलियन डॉलर है, ये हाईएस्ट है एवर पाकिस्तान की तारीख में। तो इस सूरत में तो महंगाई का जो तो आपने कहा तूफान आने वाला है, क्योंकि इनके बाद एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही। बड़ी बात के बावजूद एक तो डॉलर इतना बढ़ा दिया गया, उसके बाद आम आदमी को जीना आराम कर दिया गया। महंगाई के बाद महंगाई तो होनी है, क्यों हमारी तमाम अभी जो फूड आइटम थे वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं। हम गंदम मंगवा रहे हैं, हम चीनी मंगवा रहे हैं, हम पाम ऑयल मंगवा रहे हैं। ये बताइए कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप बढ़ गया, जुलाई से अगस्त के अंदर जो इंपोर्ट्स के फिगर हैं मैं देख रहा था अभी निकाल के, तो जैसे उसमें $262 मिलियन तो पाम ऑयल है, हम घी इस वक्त इंपोर्ट करते हैं।
उसमें एक जो रीज़न है, जो हुकूमत कहती है कि हमने जो टर्फ फैसिलिटी दी उससे मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी आई, तकरीबन मैं देख रहा था $110 मिलियन की आई, जो कि 5 साल में शायद 2 टाइम्स हाई है अगर इससे पहले मंथली एवरेज है उसका। इसी तरह $230 मिलियन की वो कहते हैं और दीगर मशीनरी आई है। $624 मिलियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 3 महीने में। उसके अलावा $119 मिलियन की CKD कार्स हैं, CKD यूनिट्स हैं, और $38 मिलियन के CBU यूनिट्स हैं गाड़ियों के। तो पेट्रोल और ये तो चलेगा, पाम ऑयल भी आप रहेगा, लेकिन जो मशीनरी इंपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की या दीगर मशीनरी, वो कहते हैं ये वन ऑफ आइटम्स हैं और ये आइंदा नहीं होंगे, क्योंकि ये हमने फैसिलिटी दी थी तो इसलिए इंपोर्ट्स पे प्रेशर आ गया। तो आप इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं कैसा शेख साहब? आप ये बताइए, कोई बात भी इन्होंने की उसका कोई नतीजा निकला? ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितने अरसे से कह रहे हैं कि अगले महीने महंगाई घट जाएगी। महंगाई का जो नया बुरहान आने वाला है वो आपने भी जिक्र किया, ज़ुबैर मोतीवाला यहाँ बैठे हैं, वो भी इसकी तस्दीक करेंगे। अब चीज़ें ये देखें ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हालात इतने दिगर हुए हैं। असल में मैं बात आपको बताना क्या चाहता हूँ कि अभी असम्बली में भी मैं मौजूद था तो वज़ीर ख़जाना साहब ने वो बात की, हम जो डिजिटल रोशन अकाउंट में 7% दे रहे हैं, ये पाकिस्तान लुट रहा है इससे। देखिए दो बार जानबूझ के ये हुआ है, बहुत बड़े अरबों और खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को जानबूझ के करवाया जा रहा है। जब ये हुकूमत आई तो शुरू में इन्होंने 13% इंटरेस्ट रखा पाकिस्तानी करेंसी में, आ गई $4 अरब के करीब, रुपए में आई लेकिन $4 अरब के इक्वलेंट बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जो इन्होंने कहा कि भाई वो 13% देंगे। उस दौरान डॉलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो जब ज़रा इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया तो वो वापस चली गई, वो सारी हार्ड मनी वापस चली गई जो पाकिस्तानी करेंसी में थी लेकिन $4 अरब के बराबर थी। 13% उसमें दे रहे थे, तो डॉलर में भी 13% दिया, क्योंकि डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी में उस दौरान कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, अभी हम जो दे रहे हैं डिजिटल रोशन अकाउंट में 7%, और पिछले 4 महीने में 13% तो पाकिस्तान की करेंसी डिवेल्यू, और इनके जानने वालों ने किया है, जिन लोगों को पता था कि डिवेल्यू होने वाला है। IMF जोर दे रहा था, हर एक को ये अंदाज़ा था कि डिवेल्यू होगा, IMF की बात अगर मानेंगे तो डिवेल्यू करेंगे। तो इन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट करके डॉलर करेंसी में, दुनिया में डॉलर का रेट 1 या 2% है। आप बताइए कि हमारे दोस्तों को, कई मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि बैंक हमें कह रहे हैं बाहर वाले कि हमारा पैसा भी आप डिजिटल रोशन अकाउंट में डाल दें, हमें तो 7% मिलता नहीं है, आपको मिलेगा, आप हमारे से OD ले लें, आपका $1 अगर मिलियन पड़ा है तो हमसे 9 मिलियन डॉलर लेके $10 मिलियन वहाँ कर लें, और $10 मिलियन पे आप ले लें 7% और वापस हमें शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, मैं उनको तो 1-2% मिलता है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब से भी जानना चाहूंगा, इतनी गलत ये कैसा शेख साहब का पॉइंट है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब मुझे यह बताइएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट कहती है कि एक्सपोर्ट्स पे पोटेंशियल है, टेक्सटाइल में वो कह रहे हैं टेक ऑफ हो रहा है, शायद इस बार $20 अरब क्रॉस कर जाए। पहले तो बताइएगा क्रॉस कर रहा है वाकई में पोटेंशियल? तो मैं आपके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, आप कहते हैं $40 अरब, $50 अरब भी अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज भी दी टर्फ की और दीगर जो इस वक्त सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर आपको लोन दिए, लेकिन इज इट इनफ? आपको लगता है ये काफी है या मजीद कुछ होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? जी ज़ुबैर मोतीवाला साहब? नहीं जी, ज़ुबैर साहब से अभी हमारा राब्ता हुआ नहीं है। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप क्योंकि इंपोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पर जो इस वक्त है पाबंदी लगा देनी चाहिए, तो ये क्या होंगे नॉन एसेंशियल? ये CKD यूनिट्स, गाड़ियों के इंपोर्ट, CBU यूनिट्स, इसके अलावा यही नजर आ रहे हैं ज्यादातर जो नॉन एसेंशियल है, और क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप इनमें ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर कम हो? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो वो तमाम इंपोर्ट जो इस वक्त जिसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, वो तमाम इंपोर्ट को बंद कर दें। और जो बात मैं कर रहा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जब तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम गौर और फिक्र नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर ले। देखिए इंपोर्ट, मसला ये कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का 48% इंपोर्ट का जो बिल है वो फ्यूल ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। फिर इसके अलावा जो है हम फूड आइटम इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारा मेजर इंपोर्ट ही ये सारा का सारा है। अगर आप इन 3 चीजों को जो है अगर आप टोटल कर ले तो मेरा ये ख्याल है रफली अराउंड हम 70% इंपोर्ट तो यही सारा कुछ कर जाते हैं। तो आपके पास गुंजाइश जो है वो बहुत कम है, गुंजाइश कोई बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी आपकी, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हम और आप बटन लगाते हैं शर्ट्स में, ये भी बहुत सारे क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है। तो हमारे पास तो ये इंडस्ट्री भी नहीं है, हमारे पास तो वो एसेंशियल चीजें कि जो हमारे पहनने के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें वैल्यू एडिशन,
जुबैर साहब जब आए तो आप उनसे जरूर ये पूछे। आ गए जुबैर साहब, मैं जुबैर साहब से पूछता हूँ ये सवाल ना। जुबैर साहब आ भी गए कि वक्त भी कम है। जुबैर मोतीवाला साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये आप डॉलरों किधर जाते हुए देखते हैं? पहले चले इंडस्ट्री वाला, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाला सवाल बाद में, किधर डॉलर रुकेगा? और आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरह छोड़ दिया जाए फ्री फॉल के, जाओ भाई जहाँ जाना है डॉलर को? हेलो जी मोतीवाला साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुबैर मोतीवाला साहब, आवाज बहुत स्लो है आपकी। जी जुबैर साहब, अगर आपको आवाज सही आ रही है तो मुझे बताइएगा डॉलर किधर जाके रुकेगा? और कभी आपने ऐसा प्रेसिडेंट देखा है कि छोड़ दिया जाए डॉलर को? एनी इंटरवेंशन हुई भी सुना है एक आध तरफ डॉलर की, लेकिन छोड़ दिया जी फ्री फॉल है जहां जाए, ऐसा कभी आपने देखा था? है ना, उसके अंदर जो जिनकी लिंकेज डॉलर के साथ डायरेक्टली होती है वहां इस तरह के हादसा जो है ना ये होते ही रहते हैं कि जब आप लिंक हैं एक करेंसी के साथ और आप फ्री फॉल ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज के अंदर बिलीव नहीं करते। हालांकि आप कहते हैं कि हम फ्री फॉल ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज में हैं, लेकिन आपका सारा लेन देन सब कुछ आप जो है ना वो करते हैं डॉलर के अंदर। जब आप इंटेक्ट टच रहते हैं डॉलर के साथ तो आपको ज्योग्राफिकली जो आपके अराउंड रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको जरूर हर्ट करते हैं। अफगानिस्तान का ये जो अभी जो आपको डॉलर की पोजीशन नजर आ रही है, ये सारा सप्लाई एंड डिमांड का मेरे हिसाब से गेम है। देखिए, डॉलर इज ए कमोडिटी, आप ये समझिए, जिस तरह से चीनी है, जिस तरह से आटा है, इस तरह से डॉलर भी है। डिमांड होगी तो डॉलर बढ़ जाएगा। अब अफगानिस्तान में चूंकि उनके असासे मुंजमद हो गए, उन्होंने अपना मुल्क चलाना है, तो कैश डॉलर की डिमांड है। उस डिमांड की वजह से ओपन मार्केट बढ़ती है, ऑटोमेटिक जो है ना वो बैंकिंग रेट भी बढ़ जाता है। यही पोजीशन की वजह से ये हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो सारी हुदूद पार कर गया है। अब 4 बिलियन का अगर ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है तो आप मुझे बताएं डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको पैसे कहाँ से आएंगे और आप कैसे उसको कर पाएंगे? आप देखें, लेकिन उसके सामने अगर आप रीजंस देखते हैं तो वो भी बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं। आपको चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी, आपको आटा इंपोर्ट करना पड़ा। 45-50 डॉलर का जो ब्रांड था वो आज $75 $70। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में तफसीलन गुफ्तगू हुई कि आखिरकार वजह क्या है कि डॉलर इतना ऊपर चला गया है। जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा हमने ऐसा तारीख में नहीं देखा कि इस तरह का मामला हो। एक बड़ी खूबसूरत बात इस प्रोग्राम में ये हुई, उन्होंने जो हमारे पैनलिस्ट थे जुबैर मोतीवाला साहब, वो कह रहे थे कि ऐसा जो जिस तरह से फ्री फॉल डॉलर में है इसके फंडामेंटल रीजंस तो हैं, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इस वक्त वो इतने मसाइल में उलझे हुए हैं कि उनको शायद फिक्र ही नहीं है या वो हार्मोनाइज होकर आपस में एक सिनर्जी क्रिएट कर इस चैलेंज को फेस कर सकें या बैठ सकें। वो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसको अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स की फिक्र है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी फिक्र है, और स्टेट बैंक एक अलग ही राह पे चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा मुल्क की मईशत का, क्या होगा डॉलर का, क्या होगा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का? फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक ख्याल रखिएगा।